हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल कुमार। स्वागत है आज के इस वीडियो में जिसमें हम लोग प्रश्नावली 9.1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। वैसे तो इस चैप्टर अलग अलग किताब में इस चैप्टर का अलग अलग नाम है। जैसे किसी किसी बुक में इस चैप्टर का नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है, हमारी एनसीईआरटी की जो किताब है, उसमें इस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ये चैप्टर नंबर प्यारे बच्चों 9.1 है। यदि आप 8 चैप्टर भी अच्छे से नहीं पढ़े फिर भी आपको उतना दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये चैप्टर बिल्कुल अलग है। हल्का फुल्का त्रिकोणमिति का प्रयोग उसमें हुआ है तो उससे मिलता जुलता है, लेकिन त्रिकोणमिति का शुरुआती जो चैप्टर है 8.1, 8.2 उसमें से कुछ प्रयोग हुआ है, तो उसके लिए आपको उतना सोचना नहीं है। और बाकी इसमें कुछ टर्म्स है उनको जानना होगा। इनमें इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले पर बच्चों कुछ 2-3 बातें ध्यान में रखने की जरूरत है, जिसमें से सबसे पहले कुछ टर्म है, इनको ध्यान में रखना है। प्लस में चैप्टर नंबर 8.8 चैप्टर का कुछ त्रिकोणमिति का प्रयोग इसमें होने वाला है। और दूसरी चीज है बच्चों इसका डायग्राम। ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो डायग्राम से रिलेटेड है। यदि आप डायग्राम को अच्छे से समझ जाते हैं तो ये चैप्टर आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं और कुछ जो टर्म्स है उस टर्म्स के बारे में जानते हैं कि आखिर ये टर्म्स है क्या। तो सबसे पहला ये 4 टर्म है जिसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहला क्षैतिज स्तर। प्यारे बच्चों क्षैतिज स्तर कहते किसको है? क्षैतिज स्तर कहिए फिर क्षैतिज रेखा कहिए, दोनों सेम बात है। ये क्षैतिज रेखा या क्षैतिज स्तर होता क्या? जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे खड़ा है तो हमारी आंखों के सामने से जो एक लाइन निकली है उसको हम लोग क्षैतिज रेखा कहेंगे। जैसे आप यहां से समझ सकते हैं, जैसे इसकी आंखों के आसपास से जो बिल्कुल इस तरह से जो रेखा निकली है इसको हम लोग कहेंगे क्षैतिज रेखा, या इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे प्यारे बच्चों क्षैतिज स्तर कहेंगे, है ना। एकदम बिल्कुल हमारी आंखों के सामने से जो लाइन गुजरी है, एकदम लाइन गया, उसको क्या बोलेंगे? क्षैतिज स्तर कहेंगे या क्षैतिज रेखा कहेंगे। यहाँ पे ये पूरी तरह से ये क्या हो गया? आपका क्षैतिज स्तर हो गया। नेक्स्ट है दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा कहने का मतलब है कि जिस वस्तु को हम लोग देख रहे होते हैं, जिस वस्तु को क्या कर रहे होते हैं, देखे, ये तो आपका क्षैतिज स्तर हो गया, ये आपका क्या हो गया? क्षैतिज। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे सपोज दैट एक पतंग है ना। आप समझिए यहाँ पे एक पतंग है इस तरह से, और ये आंख इस पतंग को इस तरह से देख रहा है ना। दृष्टि रेखा पर समझ रहे हैं? दृष्टि रेखा क्या होगा कि इस आंख से पतंग को जो देख रहा है ना, उसके बीच जो लाइन बन रहा है उसको बोलते हैं हम लोग दृष्टि रेखा। उसको क्या बोलते हैं पर बच्चों? दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा किसको कहेंगे? हमारी आंख जिस वस्तु को देख रही होती है ना, वस्तु और हमारी आंखों के बीच जो एक रेखा बनेगा, एक जो लाइनिंग बनता है, उसको दृष्टि रेखा। हो सकता है वस्तु नीचे भी हो, है ना, हो सकता है वस्तु कहीं पे यहां पे हो, इसको भी हम दृष्टि रेखा, यानी नीचे में बहुत सारे कीड़े मकोड़े चल रहे होते हैं तो हमारी आंख कीड़े मकोड़े से जो लाइन बनेगा उसको भी हम लोग क्या कहेंगे? दृष्टि रेखा कहेंगे। जैसे आप यहाँ पे एक फिगर देख सकते हैं, इसको समझने के लिए यहाँ पे एक व्यक्ति है और यहाँ पे एक वस्तु है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आंख जो देख रहा ना, इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? इसको भी दृष्टि रेखा कहेंगे। इसको भी क्या कहेंगे? दृष्टि रेखा कहेंगे। तो जरूरी नहीं कि दृष्टि रेखा केवल ऊपर ही बनेगा, दृष्टि रेखा नीचे भी बनती है। अब यहां से हम लोग क्षैतिज स्तर सीख गए, दृष्टि रेखा सीख गए। अब यहां से 2 चीज, उन्नयन कोण और अवनमन कोण, ये सबसे मेन चीज है इस चैप्टर का। उन्नयन कोण क्या कहेगा? तो क्षैतिज स्तर, ध्यान दीजिएगा, क्षैतिज स्तर और ऊपर में जो दृष्टि रेखा जो ऊपर बनी हुई है उसके बीच का जो कोण बनेगा, उसके बीच के कोण को ही बोला जाता है उन्नयन कोण।
उसके बीच के कोण को क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों? उन्नयन कोण बोला जाता है। उन्नयन कोण किसको ध्यान से समझिएगा? क्षैतिज स्तर तथा दृष्टि रेखा, लेकिन दृष्टि रेखा कहां पे? ऊपर वाले दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? उन्नयन कोण। और उसी तरह से यहां पे भी देखिए इसका दृष्टि रेखा क्या हो जाएगा? इसका दृष्टि रेखा देखिए ये हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा? दृष्टि रेखा, सॉरी ये इसका हो जाएगा क्षैतिज स्तर, ये इसका हो जाएगा क्षैतिज रेखा कहिए, या इसको क्षैतिज स्तर भी कह सकते हैं, है ना। इसको क्षैतिज स्तर कहेंगे। तो यहाँ पे क्षैतिज स्तर या दृष्टि रेखा के बीच ये जो कोण बन रहा है इसको हम लोग क्या कहेंगे? अवनमन कोण कहेंगे। इसको हम लोग क्या कहेंगे? अवनमन कोण। उन्नयन कोण क्या हुआ? सबसे पहले हम लोग क्या सीखे? क्षैतिज स्तर। क्षैतिज स्तर हमारी आंखें किसी वस्तु के आंखों के सामने से जो लाइनिंग एक रेखा बनती है उसको हम लोग क्षैतिज स्तर कहते हैं। दृष्टि रेखा है ना, हमारी आंख जिस भी वस्तु को देख रही होती है उस वस्तु और हमारी आंखों के बीच जो एक रेखा, एक लाइनिंग बनता है उसको दृष्टि रेखा कहेंगे, है ना। और दृष्टि रेखा कोई जरूरी नहीं कि ऊपर भी बनेगा, दृष्टि रेखा नीचे भी बन सकता है ना। और मेन उन्नयन कोण, उन्नयन कोण क्या होता है? क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनेगा, है ना, और ऊपर में जो कोण बनेगा उसको उन्नयन कोण कहेंगे। और क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा यहाँ पे नीचे में जो कोण बनेगा उसको क्या कहेंगे? यानी कहने का मतलब है कि जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर देख रहे होते हैं तो उन्नयन कोण बनेगा। उन्नयन कोण कहां पे? हमारी आंखों के पास बनेगा। और जब किसी वस्तु को नीचे की ओर देख रहे होते हैं तो उस कंडीशन में जो कोण बनता है उसको कौन सा कोण कहते हैं? अवनमन कोण कहते हैं। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा चारों टर्म, क्षैतिज स्तर, दृष्टि रेखा पर बच्चों, और उन्नयन कोण और अवनमन कोण। उन्नयन कोण ऊपर बनता है और अवनमन कोण कहां बनता है ना। उन्नयन कोण बनता है ऊपर की ओर जब देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है, और जब किसी वस्तु को नीचे देखते हैं तो उस कंडीशन में क्या बनता है? अवनमन कोण बनता है। अब नेक्स्ट जो हम यहां पे सीखेंगे, है ना, त्रिकोणमिति के कुछ टर्म जो पहले 8.1 चैप्टर में, 8 चैप्टर में हम लोग सीखे थे, त्रिकोणमितीय अनुपात सीखे थे। 6 प्रकार के प्यारे बच्चों टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। कौन कौन होता है थोड़ा ध्यान देखिएगा। एक होता है आपका साइन, चलिए इसको एंगल थीटा समझते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। और क्या होता है? उसके बाद होता है आपका कॉट थीटा, सेक थीटा, और उसके बाद आपका क्या होता है? कोसेक थीटा। इसको समझना होता है, इसके लिए आपको बहुत ही जबरदस्त एक तरीका है, आप इसको याद रखिए, है ना। लाल बटा कक्का को याद रखिए, लाल बटा कक्का को याद रखिएगा, कभी ये भूल नहीं पाइएगा। कैसे? तो साइन थीटा बराबर देखिए क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है, एल बटा के। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है? ए बटा के, यानी कि आधार बटा क्या होता है? कर्ण होता है। और टैन थीटा क्या होता है बच्चों? टैन थीटा लंब बटा आधार होता है, यानी एल बटा क्या होता है? ए होता है। उसके बाद कॉट थीटा क्या होता है? अब रिवर्स डायरेक्शन में हम लोग चलेंगे, आधार बटा लंब, यानी कि ए बटा एल हो जाएगा। उसी तरह से सेक थीटा के बटा कर्ण बटा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। उसी तरह से कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? आपका कर्ण बटा क्या हो जाएगा? लंब। लेकिन मेनली इस चैप्टर में हम लोग को 3 ही त्रिकोणमितीय अनुपात का ज्यादा जरूरत पड़ने वाला है। कौन से? ये 3 अनुपात को ध्यान में ज्यादा रखना आपको, मतलब इसको रट ही लेना है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। तो दूसरी बात, तीसरी बात आपको क्या ध्यान में रखना है कि इसके टेबल के कुछ याद रखने, जैसे साइन 45, साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, जिसको हम लोग पर्सनली 8.2 में हम लोग इसको सीखे थे। तो मेनली इसमें 3 आपको ध्यान में रखना है। कौन से 3 ध्यान में रखना है? बहुत ज्यादातर मैक्सिमम यही प्रयोग होने वाला है, साइन, कॉस और टैन। और थीटा में आपका 3 याद रखना है, एक तो 45 डिग्री, एक तो आपको 30 डिग्री याद रखना है बच्चों, एक आपका 45 डिग्री याद रखना है, और एक आपका 60 डिग्री याद रखना है। जैसे साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 का मान 1/2 होता है। साइन 45 का वैल्यू कितना होता है? 1/√2 होता है। और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2 होता है ना। उसी तरह से कॉस 30 का मान कितना होता है? कॉस 30 का वैल्यू √3/2,
उसी तरह से cos 45 का वैल्यू भी 1/√2 होता है, और cos 30 का मान कितना होता है, cos 60 का मान कितना होता है 1/2। tan 30 का मान क्या होता है पर बच्चों 1/√3 है ना। tan 45 का वैल्यू 1 और tan 60 का वैल्यू क्या होता है, tan 60 का √3। ये मान आपको ध्यान में रखने हैं, तो सारा का सारा त्रिकोणमिति का इस चैप्टर का क्वेश्चन आपको बनेगा। और मैंने एक क्या बताया, डायग्राम, है ना। फिगर क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको डायग्राम यदि क्लियर है, डायग्राम यदि बनाते हैं, तो फिर आपको क्वेश्चन आसानी से, टोटल क्वेश्चन अच्छे से बनेगा। तो इस चीज को पूरा का पूरा ध्यान में रखना है। क्या सीखा हम लोगों ने, सबसे पहला 4 टर्म, क्षैतिज स्तर किसको कहेंगे, दृष्टि रेखा किसको कहेंगे, उन्नयन कोण किसको कहेंगे, और अवनमन कोण कहेंगे। उन्नयन कोण पर बच्चों, जब हमारी आंख किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखती है, तो दृष्टि रेखा और उन्नयन कोण के बीच जो कोण बनता है उसको उन्नयन कोण कहेंगे। दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर के बीच में जो कोण बनेगा उसको उन्नयन कोण। और जब कोई वस्तु ऊपर से जब नीचे की ओर देखा जाता है, तो क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग अवनमन कोण। इन्हीं सारे चीजों का प्रयोग करके हम इसके क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसके एग्जांपल के क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं, एग्जांपल के क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, प्रश्नावली 9.1 के एग्जांपल के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि धरती पर एक मीनार है जो ऊर्ध्वाधर खड़ी है ना। एकदम सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके यदि आप डायग्राम बना लेते हैं, तो क्वेश्चन आपसे बिल्कुल ही बनेगा। कहता धरती पर एक मीनार है, ठीक है, धरती पर एक मीनार है और जो ऊर्ध्वाधर खड़ी है। देखिए जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक मीनार बना लेते हैं इस तरह से, एक मीनार बन गया आपका। ए बी क्या है, एक तरह से मीनार है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती पर के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है। ये मीनार के पाद बिंदु से पैर वाला हिस्सा से 15 मीटर की दूरी पर, यानी कि एक बिंदु यहाँ पे सी ले लीजिए, जिसकी दूरी कितनी है, 15 मीटर दूरी है। ठीक है, 15 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। देखिए मीनार का शिखर देखिए ये है, इसका उन्नयन कोण। तो मैंने क्या बताया, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री। यानी कि उन्नयन कोण जब भी बनेगा तो नीचे बनेगा प्यारे बच्चों, है ना। ध्यान में रखना है कि उन्नयन कोण कहां बनता है ना। इसको आप यहीं पे सीखिए, ज्यादा बेटर रहेगा। उन्नयन कोण हमेशा कहां बनेगा, नीचे बनेगा, और अवनमन कोण कहां बनता है, ऊपर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहा है किसका, यहां बात हो रही उन्नयन कोण का। यानी कि यहां से इस वस्तु को कोई व्यक्ति यहां से देख रहा है, शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रहा है, शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रहा है, यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है। तो मीनार की, है ना, मीनार की क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है। ए भी एक मीनार है, मीनार की क्या निकालना, ऊंचाई निकालना है। तो आप याद करेंगे तो इसके चैप्टर 8.1 में कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था, है ना। तो आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं दिया हुआ क्या है ना, ए बी मीनार है, कह रहा है क्वेश्चन, यहां पे लिख सकते हैं कि माना कि, सबसे पहले क्वेश्चन को हल करेंगे, लिखेंगे माना कि ए बी क्या है, मीनार है, जो क्षैतिज तल पे, क्षैतिज तल पे कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री। अब यहां पे समझिएगा, ये थीटा है, तो थीटा के सामने ये क्या हो जाएगा, आपका लंब हो जाएगा, है ना। थीटा के सामने ये लंब हो जाएगा, और ये आपका 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। हमको निकालना क्या है बच्चों, ए बी, ए बी जो कि मीनार की ऊंचाई है। तो थीटा के सामने ये लंब हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर हो जाएगा, और बाकी आधार। तो आपको समझना पड़ेगा कि परपेंडिकुलर और ये आधार का रेशियो क्या होता है ना। वो आपका tan का रेशियो देता है ना, परपेंडिकुलर और आधार का रेशियो क्या होता है, tan होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं
समकोण त्रिभुज ए बी सी में। यहां से हम लिख सकते हैं tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार होता है, जो कि लंब आपका क्या है, ए बी है, और आधार क्या है अपना, बीसी है ना। और थीटा का मान क्या है पर बच्चों, देख सकते हैं थीटा का मान कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। थीटा का मान कितना डिग्री है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं tan 60। कितना लिख सकते हैं, tan 60 डिग्री। और ए बी, ठीक है, ए बी आपको निकालना है, मीनार की ऊंचाई है ना ए बी, ए बी आपको क्या करना है, निकालना है। और अपना बीसी कितना दिया, 15 दिया हुआ है। tan 60 का मान क्या होता है, tan 60 का मान होता है √3, और बराबर आपका क्या हो जाएगा, ए बी बटा 15। यानी कि ओवरऑल यदि ए बी की मैं बात करूं तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 15 रूट क्या हो जाएगा, 3 आता है। यहां से लिख सकते हैं मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा, मीनार की ऊंचाई हो जाएगा 15√3 मीटर हो जाएगा, है ना। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, ये सिंपल सा क्वेश्चन था जिसको आप देख सकते हैं, दिया कुछ नहीं था, बस एक मीनार था ए बी, जो उसका उन्नयन कोण कितना डिग्री दिया था, 60 डिग्री, और जहां पे कोण बन रहा था उससे, उसके मीनार के पाद बिंदु से उसकी दूरी कितनी थी, 15 मीटर थी। चलिए, तो ये आपका आ गया 15√3 मीटर। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कहता है एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आई खराबी की मरम्मत करनी है। एक खंबा है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 5 मीटर। अब देखिएगा यहां पे समझिएगा, एक खंबा है, ये खंबा है जिसकी ऊंचाई कितनी मीटर है, 5 मीटर है, ठीक है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक उसको पहुंचना चाहती है। यानी यहां से लेके यहां तक 1.3 मीटर की बिंदु तक उसको पहुंचना, यानी कि यहां से यहां की दूरी कितनी है, यहां तक उसको मरम्मत करना है। मतलब 1.3 मीटर नीचे आकर के उसको क्या करना है, मरम्मत करना है, पहुंचना चाहते। यहां तक बिंदु पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, मतलब यहां तक पहुंचने के लिए आपको सीढ़ी की लंबाई निकालना है। यहां तक पहुंचने के लिए आपको ये सीढ़ी की क्या है, ये सपोज दैट आप मान लीजिए ये सीढ़ी है आपका, ये क्या आपका सीढ़ी है, ये सीढ़ी की लंबाई पूछ रहा है, सीढ़ी की क्या पूछ रहा है, लंबाई पूछ रहा है, कितनी होनी चाहिए जिससे कि क्षैतिज तल से 60 डिग्री के कोण पर झुकाने के लिए अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। और ये जो सीढ़ी है वो कितना डिग्री के कोण पे झुका हुआ है, 60 डिग्री के कोण पे झुका हुआ है ये सीढ़ी। और यह भी बताइए कि खंबे का पाद बिंदु से कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु होना चाहिए। यानी कि आपको इसका नाम यदि दे देते हैं, ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा, और ये आपका डी हो जाएगा। यानी सीढ़ी की लंबाई निकालना है, सीढ़ी निकालना है ना। ये डी से सी की वैल्यू निकालना है, सीढ़ी से पाद बिंदु से होना चाहिए। और इसमें आपका √3 का वैल्यू कितना लेना है, 1.73 ले सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले देखिए ये टोटल ऊंचाई कितना दिया हुआ है, क्या क्या दिया, पहले उसको लिख लेते हैं यहाँ पे, है ना। सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे हल लिखेंगे। दिया हुआ एसी बराबर कितना दिया पर बच्चों, 5 मीटर दिया हुआ है। एसी कितना दिया, 5, और एसी में दो दो टर्म है, ए बी प्लस बी सी। एसी को क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, एसी को लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी, और ये बराबर कितना है, 5 है। और ऊपर में आपको ए बी की लंबाई कितनी दिया, 1.3 मीटर दिया हुआ है। ए बी की लंबाई कितना दिया हुआ, 1.3 मीटर, और प्लस में बी सी बराबर 5 हो गया। 1.3 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, बीसी बराबर हो जाएगा 5 माइनस 1.3। 5 में से यदि 1.3 घटेगा तो कितना आ जाएगा, आप देख सकते हैं, ये बीसी बराबर आपका आ जाएगा 3.7 मीटर, ये बीसी की लंबाई। यानी कि ये जो बीसी यहां से लेके यहां तक, ये जो बीसी आ गया वो 3.7 मीटर आ गया। अब यहां से देखिए क्या क्या पूछ रहा है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको पूछ रहा है
यहां तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी, सीढ़ी की लंबाई निकाल रहा है। सबसे पहले क्या निकालने के लिए कह रहा है, सीढ़ी की लंबाई। अब यहाँ पे ये थीटा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, थीटा, और थीटा के सामने वाले भुजा को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, है ना। एक बार ये निकालना, एक बार सीढ़ी की लंबाई निकालना, और एक बार आपको सीढ़ी की लंबाई निकालना है। तो ये थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर रहेगा, ये 90 डिग्री है, तो ये आपका कर्ण हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो एक बार हम क्या चलेंगे, लंब बटा कर्ण से चलेंगे, क्योंकि लंब बटा कर्ण में आपको लंब दिया हुआ तो कर्ण निकलेगा। एक बार साइन से चलेंगे और एक बार कॉस से चलेंगे, तो हमारा काम हो जाएगा। आइए देखिए यहाँ पे बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में एक बार हम सबसे पहले साइन 60 डिग्री का मान लेके चलेंगे। तो साइन 60 डिग्री बराबर होता है, साइन बराबर होता क्या होता है, लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। और लंब अपना क्या दिया हुआ, बीसी, लंब क्या दिया, बीसी, और कर्ण आपका क्या दिया हुआ, बीडी दिया हुआ है। और साइन 60 का वैल्यू होता है पर बच्चों √3/2, क्या होता है, √3/2, है ना। और बीसी, बीसी का मान आपका कितना निकल के आया, देखिए 3.7 मीटर, 3.7, और अपना बीडी तो है, इसको जब क्रॉस गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका √3 बीडी, और 37 में 2 से गुना करेंगे तो आपका 7.4 आ जाएगा। तो इस तरह से बीडी का मान कितना हो जाएगा, बीडी बराबर हो जाएगा 7.4 अपॉन √3, है ना। जब इसको आप हल करेंगे, जब इसको आप हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 4.27 मीटर, ये आपका बीडी की लंबाई जो कि सीढ़ी था, है ना, सीढ़ी की लंबाई आ जाएगा। अब पुनः हमको निकालना है सीढ़ी। देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, यह भी बताइए कि खंभे का पाद बिंदु, तो खंभे का पाद बिंदु देखिए ये है, और पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए, यानी कि ये दोनों बीच की दूरी निकालना है। और ये थीटा, ये परपेंडिकुलर, तो ये आपका आधार हो जाएगा, और आधार बटा कर्ण लगा दिए, नहीं तो फिर आधार बटा आप लंब भी लगा सकते हैं, क्योंकि वो 3.7 दिया हुआ है। तो आइए इसको P और B किसका रिलेशन देता है, tan का, तो ऐसे लिख सकते हैं पुनः tan 60 डिग्री बराबर क्या लिख सकते हैं, लंब बटा आधार, यानी कि BC बटा आपका क्या है, CD है। tan 60 का मान कितना होता है, √3, BC का वैल्यू कितना है, BC का वैल्यू है 3.7 मीटर, और अपना CD ये है। इस तरह से क्या हो जाएगा, √3 CD बराबर 3.7, इस तरह से CD बराबर क्या हो जाएगा, 3.7 बटा √3, और ये 3.7 बटा √3 का वैल्यू अब जिसको इसको सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 2.14 मीटर। कितना हो जाएगा, 2.14 मीटर। तो इस तरह से हमको यहां से दो चीज निकल गया। सबसे पहला निकल गया क्या, सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई आपका कितना हो जाएगा, 4.27 मीटर, और सीढ़ी आपका कितना आ गया, 2.14 मीटर आ गया। पर बच्चे इस क्वेश्चन में इतना ही करना था। बस ध्यान में ये रखना है कि आपको क्या क्या दिया हुआ है, एक थीटा दिया हुआ रहेगा, और एक और कोई भी भुजा त्रिभुज का, बस खाली आपको डायग्राम बना लिए तो काम आपका हो गया। मेन इस चैप्टर में डायग्राम है, डायग्राम यदि आप कर लिए तो आपसे क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से डील हो जाएगा। चलिए तो इस क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट उदाहरण नंबर 3 क्या है, देखिए उदाहरण नंबर 3 है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक है जो एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर, एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। चलिए तो इस क्वेश्चन को भी बनाते हैं। सबसे पहले एक प्रेक्षक के बारे में कह रहा है, प्रेक्षक, एक प्रेक्षक है जो एक चिमनी से, ये चिमनी है, इससे 28.5 मीटर की दूरी पर, यानी कि चिमनी से प्रेक्षक की दूरी कितनी है, 28.5 मीटर, और प्रेक्षक की लंबाई कितनी है,
प्रेक्षक की लंबाई 1.5 मीटर। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा देखता हूं, लगता है ये क्वेश्चन में कुछ इशू है। चलिए क्वेश्चन ठीक है ना? क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक जो एक चिमनी से है ना, ये आपकी चिमनी है, चिमनी का नाम हम देते हैं यहाँ पे ए बी आपका चिमनी है पूरा, और सी डी जो है आपका प्रेक्षक है, ठीक है। 28.5 मीटर की दूरी, ठीक है। यहाँ से बीडी की दूरी 28 पॉइंट कितना मीटर है? 5 मीटर है। कहता है उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का, आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण, ये देखिए इसकी आंख पे आपका 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तो चिमनी की ऊंचाई, चिमनी पूरा का पूरा ए बी, यहाँ पे हम नाम देते हैं, यहाँ पे हम ई नाम देते हैं, ठीक है। अब सोच के देखिए ये 28.5 मीटर है, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा? 28.5 मीटर ही हो जाएगा, है ना। तो यहां से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि माना कि ए बी चिमनी की ऊंचाई तथा सीडी क्या है? प्रेक्षक है ना। तो यहां से एक तरह से समकोण त्रिभुज बन रहा है, ए सी ई बन रहा है। और यहां से ये भी लिख सकते हैं, दिया है क्या क्या दिया है? बीडी बराबर कितना दिया हुआ है? बीडी बराबर है 28.5, और बीडी जो ही होगा वो सी के बराबर हो जाएगा। सी भी कितना हो जाएगा? 28.5 मीटर हो जाएगा, है ना। और अपना सीडी कितना दिया हुआ है? सीडी जो कि प्रेक्षक की लंबाई थी, सीडी और बीई भी बराबर हो जाएगा। सीडी बराबर क्या हो जाएगा? बीई 1.5 मीटर हो जाएगा, है ना। अब लोग इस समकोण त्रिभुज में चल सकते हैं। हमको चिमनी की ऊंचाई निकालना पर बच्चों, चिमनी की ऊंचाई पूरा ए से लेकर के बी तक है, तो बी तो हमको पता है 1.5 मीटर। यदि ए ही हमको निकल जाएगा तो बी और ए को जोड़ देंगे तो पूरा का पूरा हमारा चिमनी की ऊंचाई हो जाएगा। तो सबसे पहले चलेंगे किसमें? सबसे पहले समकोण त्रिभुज में चलेंगे। समकोण त्रिभुज में किसमें? ए सी ई में। थीटा कितना डिग्री है? 45 डिग्री। tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? tan बराबर तो परपेंडिकुलर बटा आधार हो जाएगा, यानी ए बटा ईसी। ए बटा क्या हो जाएगा? ए बटा ईसी। और tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है ना। और ए तो ए ही है, लेकिन ईसी का वैल्यू कितना है? सी का वैल्यू कितना है? 28.5 है। यहां से क्रॉस यदि गुना करेंगे तो ओवरऑल हमारा ए बराबर कितना हो जाएगा? 28.5 मीटर हो गया। अब चिमनी की लंबाई क्या हो जाएगा? देखिएगा चिमनी की लंबाई क्या हो जाएगा? चिमनी की जो लंबाई हो जाएगी वो पूरा का पूरा ए प्लस बी हो जाएगा। और ए का वैल्यू मेरा कितना निकल गया है? 28.5 मीटर, और प्लस में बी का वैल्यू कितना है? बी का वैल्यू है 1.5। 28.5 में 1.4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? लगभग नहीं, पूरा का पूरा 30 मीटर जो हो जाएगा वो आपका चिमनी की क्या हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी। बार बार एक ही चीज मैं बता रहा हूं, डायग्राम यदि आपका क्लियर है, ठीक है, तो क्वेश्चन आपको आसानी से बनेंगे। डायग्राम पढ़ करके बनाना है ना। चलिए तो इसके उदाहरण नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। उदाहरण नंबर 4 क्या है कि भूमि के एक बिंदु से, है ना, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। जैसे यहाँ पे भूमि का एक बिंदु है और 10 मीटर ऊंचा भवन है। यहाँ पे ए बी क्या है? ए बी आपका 10 मीटर ऊंचा भवन है। भूमि के बिंदु P से, ये बिंदु आपका क्या है? P बिंदु है। 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री।
शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, ये वाला उन्नयन कोण कितना डिग्री है आपका 30 डिग्री है। फिर कहता है भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है ना, समझिएगा, भवन के शिखर पे एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज के शिखर से P का उन्नयन कोण यानी बड़ा वाला P का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। तो ध्वजदंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात करें। यानी मान लीजिए ध्वजदंड, इसको A B और यहां पे हम C नाम दे देते हैं, AC अपना ध्वजदंड है, तो ध्वजदंड की लंबाई निकालना और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात करना है। P से B की क्या निकालना है, दूरी ज्ञात है, ये आपको निकालना है। ठीक है, यहां पे देखने में आपको ये पता लग रहा होगा कि यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। एक समकोण त्रिभुज आपका ABP है और एक समकोण त्रिभुज आपका CBP है ना। ध्वजदंड का क्या लंबाई है, AC आपका ध्वजदंड है। तो मान लिया जाए हम पूरा का पूरा BC निकाल करके उसमें से AB घटा देंगे तो मेरा काम हो जाएगा, है ना। आइए तो इसको बनाते हैं। सबसे पहले किसी भी त्रिभुज में चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले जो जो दिया वो सब लिख लेते हैं। लिखेंगे हल। माना कि AB भवन की ऊंचाई तथा AC ध्वजदंड की क्या है, ऊंचाई है, और कोण दिया हुआ है ना, और AB दिया हुआ है। जो जो दिया उसको लिख लेते। दिया है AB अपना क्या दिया हुआ है, AB दिया हुआ है आपका 10 मीटर, और जो एंगल जो थीटा है उसको भी ले लेते हैं। एंगल APB आपका 30 डिग्री है। एंगल APB बराबर कितना डिग्री है, 30 डिग्री। और एंगल CP बराबर कितना डिग्री है, 45 डिग्री। ये जो ध्वजदंड जो है P के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा था, 45 डिग्री। निकालना क्या है, तो दो चीज ज्ञात करना है। सबसे पहला आपको ज्ञात करना है ध्वजदंड की ऊंचाई ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना है, PB की लंबाई ज्ञात करना है, BP की लंबाई, यानी कि कोण बन रहा है जो और भवन के बीच की दूरी आपको निकालना है यहां से। तो दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, बारी बारी से दोनों समकोण त्रिभुजों में इसको चलते हैं। तो सबसे पहले सब बड़े वाले त्रिभुज में चलते हैं, है ना। सब फर्स्ट ऑफ ऑल चलेंगे किसमें, समकोण त्रिभुज CPB में। CPB के लिए थीटा कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। CPB के लिए थीटा कितना डिग्री है, 45 डिग्री। तो यहां से tan 45 का प्रयोग करेंगे, यहां पे लिखेंगे tan 45 डिग्री, है ना। तो tan 45 डिग्री क्या हो गया, tan बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा क्या होता है, आधार होता है ना। लंब बटा क्या होता है, आधार होता है। तो अपना लंब कितना है, लंब आपका BC है, और बटा आधार कितना है, आधार PB है। ठीक है, चलिए। और tan 45 का वैल्यू आपका 1 होता है, और BC नहीं दिया हुआ, लेकिन BC में आपका क्या दिया हुआ है, AC प्लस AB है। AC प्लस क्या है, AB, और बटा में क्या है, PB या BP, एक ही चीज है। क्रॉस गुना जब करेंगे तो आपका ओवरऑल क्या हो जाएगा, BP बराबर आ जाएगा, AC तो AC है और AB आपका कितना है, 10 है। AC प्लस क्या हो जाएगा, 10। इसको समीकरण हम एक मान सकते हैं यहां से। ये तो बड़े त्रिभुज की कहानी। अब छोटे त्रिभुज में चलेंगे, है ना। किस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज, इसमें APB में चलेंगे। तो APB में थीटा कितना है बच्चों, थीटा है 30 डिग्री। तो tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, इस थीटा के लिए आपका परपेंडिकुलर AB हो जाएगा, है ना। AB बटा PB हो जाएगा।
30 डिग्री। tan 30 का मान कितना होता है? tan 30 का मान होता है 1/√3 होता है। कितना होता है? 1/√3। और ए बी अपना 10 है और ये आपका पीबी है। क्रॉस गुना करेंगे तो ये बीपी या पीबी बराबर कितना हो गया? 10√3 मीटर आपका बीपी। तो बीपी जो कि निकालना था वो तो निकल ही गया एक तरह से, लेकिन आप चाहो तो आप यहां से 10√3 का मान आप निकाल सकते हैं। कैसे? √3 का वैल्यू कितना? 1.732। तो 10√3 जो आ गया मान, उसमें हम 10 गुने √3 का वैल्यू कितना ले लेंगे? 1.732 ले लेंगे। 1.732 ले लेंगे तो आपका लगभग आ जाएगा 17.32 मीटर ये आपका हो जाएगा बीपी की लंबाई। लेकिन हमको एक चीज और निकालना था। क्या निकालना था? ध्वजदंड की ऊंचाई निकालना था। और ध्वजदंड की ऊंचाई देखिए तो एसी है। तो एसी के लिए क्या करेंगे? बीसी में से एबी घटेगा तो आपका आ जाएगा ना ध्वजदंड की ऊंचाई। नहीं तो फिर हम यहां से निकाल सकते हैं समीकरण 1 से। चलिए लिखेंगे समीकरण 1 से। और समीकरण 1 क्या है? बीपी बराबर एसी प्लस 10 है। बीपी बराबर एसी प्लस क्या है? 10। देखिए तो बीपी का मान कितना निकाल के आया है? बीपी का मान निकाल के आया 17.32 और प्लस में एसी है और ये 10 है। 10 को इस तरफ कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 17.32 माइनस 10 बराबर आपका एसी हो जाएगा। और 17.32 में 10 घटाएंगे, एक मिनट, 17.32 में 10 घटाएंगे तो एसी बराबर आपका लगभग कितना हो जाएगा? एसी बराबर हो जाएगा 7.32, है ना। तो अतः लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ध्वजदंड की ऊंचाई हमारा निकल गया। ध्वजदंड की ऊंचाई कितना निकल गया पर बच्चों? 7.32 मीटर, है ना। तो इस तरह के भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछते हैं और जबरदस्त। ये चैप्टर आपको 5 नंबर दे करके जाएगा मैट्रिक बोर्ड में। एकदम बिल्कुल आप गांठ बांध लीजिए कि इसको ऐसे हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूं, इस चैप्टर से आपका 5 नंबर एकदम रखा हुआ है ना। लॉन्ग आंसर में, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर टाइप में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि हर 100 में से यदि 5 नंबर नहीं बनाते तो बाकी बचेगा 95 नंबर, है ना। तो 5 नंबर ग्रेस करना, बिल्कुल इसको अच्छे से पढ़ना। और बड़ा ही छोटा चैप्टर है, एक ही प्रश्नावली का ये चैप्टर है, सबसे बड़ी खास बात है। चलिए तो इसी तरह से हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, उदाहरण नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। ठीक है, उदाहरण नंबर 5 क्या है पहले बच्चों थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, एक समतल जमीन पर एक मीनार खड़ी है। आइए एक मीनार को खड़ा करते हैं। ये आपका मीनार है, ए भी क्या है? मीनार, जो समतल जमीन पर खड़ी है। और खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 डिग्री अधिक लंबी हो जाती है। मतलब ये मीनार है तो जाहिर सी बात है कि इसकी छाया बन रही होगी। ये इसकी छाया बन रहा है। ए बी यदि मीनार है तो मान लेते हैं कि बीसी उसकी क्या है? छाया है। बीसी क्या मान लेते हैं? बीसी उसकी छाया की लंबाई है। तो कहते हैं एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। मतलब छाया पहले बीसी था, अब इस छाया की लंबाई बढ़ गया, यानी छाया बीसी से यहां पे 40 बढ़ गया, छाया की लंबाई डी तक बढ़ गया। और कितना बढ़ गया? ये 40 मीटर छाया की लंबाई बढ़ गया। ए बी मीनार था, ए बी मीनार था और ए बी मीनार था तो उसकी छाया की लंबाई पहले बीसी था, लेकिन 40 मीटर उसकी छाया की लंबाई बढ़ जाती है। ठीक है, जब सूर्य का उन्नतांश जो है वो 60 डिग्री से घटकर कितना डिग्री हो जाता? 30 डिग्री। यानी कहने का मतलब है कि पहले इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री बन रहा था? 60 डिग्री। लेकिन अब इसका उन्नयन कोण कितना हो गया? अब इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री से कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, डायग्राम का बड़ा महत्व है इस चैप्टर में। यदि आपका डायग्राम सही है, डायग्राम यदि बनाने में आप सफल हो जाते हैं बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपको बनने में एकदम आसान लगेगा। क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। कहता है एक समतल जमीन पर मीनार खड़ी है और मीनार की छाया 40 मीटर बढ़ जाती है, 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। कब?
जब इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर कितना डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। छाया मीनार के साथ उन्नयन कोण 60 डिग्री है ना, और डीबी छाया की लंबाई, जबकि उसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। यहाँ पे देखिए नाम भी यहाँ पे दे रखा है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। चलिए अभी आपका सही है। तो कहते हैं मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। चलिए तो यहां पे भी देख सकते हैं कि दो समकोण त्रिभुज है। इसको पहले बनाने के लिए सबसे पहले हम इसको हल लिखेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हल लिखेंगे। माना ए बी मीनार है तथा बीसी उसकी छाया की लंबाई, बीसी उसकी छाया की लंबाई है। कब, जब उन्नयन कोण कितना डिग्री, उन्नयन कोण 60 डिग्री है ना। फिर लिखेंगे उन्नयन कोण 30 डिग्री होने पर, 30 डिग्री होने पर छाया की लंबाई 40 मीटर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ना। तो क्या करना है, मीनार की ऊंचाई निकालना है। मीनार की ऊंचाई बराबर वाट, है ना। अब यहां से जैसा कि मैं बता रहा हूं, दो त्रिभुज यहां पे भी बन रहे हैं। दोनों त्रिभुज में हम बारी बारी से चलेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज एबीसी में। देखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो एबीसी में थीटा कितना डिग्री है पर बच्चों, 60 डिग्री है ना। तो हम यहां से tan का प्रयोग करेंगे, tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए बी बटा क्या हो जाएगा, BC। और tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है ना। तो ए बी तो आपका ए बी है और BC भी आपका BC, इसको क्रॉस गुना करेंगे तो ओवरऑल आपका क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा आपका √3 BC। और इसको समीकरण हम क्या कर लेते हैं, इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरे त्रिभुज में चलेंगे। समकोण त्रिभुज ADB में, ADB में, तो बड़े वाले समकोण त्रिभुज में थीटा कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, AB बटा पूरा का पूरा BD हो जाएगा, AB बटा BD। tan 30 का मान कितना हो जाएगा, tan 30 का मान 1 बटा √3। और AB का वैल्यू देखिए निकल के आ गया है, √3 BC। और BD क्या है, BD में आपका DC और BC है, DC प्लस BC। इसको यदि क्रॉस गुना करेंगे तो √3 और √3 गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3BC हो जाएगा, है ना। और बाकी DC प्लस BC को यदि करेंगे तो DC प्लस BC गुना करेंगे तो पुनः DC प्लस BC, और BC का वैल्यू 40 है और ये BC हो जाएगा। BC को जब इस तरह करेंगे तो 3BC में से एक BC घटेगा, 3BC और माइनस का क्या हो जाएगा, BC बराबर 40। और 3BC में से एक BC घटेगा तो आपका 2BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40। देख रहे हैं, तो 2 उधर जाएगा, एक मिनट, 2 उधर चला जाएगा तो BC बराबर क्या हो जाएगा, BC बराबर हो जाएगा 40 बटा 2, यानी कि आपका हो जाएगा आपका कितना मीटर, 20 मीटर BC का वैल्यू आ गया। लेकिन हमको निकालना क्या था, निकालना था कि ऊंचाई, और मीनार की ऊंचाई आपका क्या है, AB है। मीनार की ऊंचाई क्या है पर बच्चों में, AB है। तो यहां से लिख सकते हैं क्या, मीनार की ऊंचाई बराबर, मीनार की ऊंचाई बराबर आपका हो जाएगा √3 BC। और BC का वैल्यू कितना निकल के आया, 20, यानी कि √3 और गुने BC लिखेंगे 20, तो ये आपका हो गया 20 √3 मीटर, आपका क्या हो गया, मीनार की ऊंचाई हो गया।
तो इस तरह से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना था, उदाहरण नंबर 5 था प्यारे बच्चों। और ये भी क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान में रखना है। निकालना क्या है, सबसे पहले डायग्राम का होना बहुत जरूरी है। डायग्राम बनाने के लिए जब सीख गए तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। किस किस बारी बारी से त्रिभुज में हमको चलना होता है। आइए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, एक बहुमंजिली भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर के तल का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री। अभी तक तो हमने उन्नयन कोण के बारे में सीखा था, अब यहां पे हमारा अवनमन कोण आ गया। देखिए, तो सबसे पहले कहता है एक बहुमंजिली भवन, सबसे पहले एक बहुमंजिली भवन बना लीजिए। ये बहुमंजिली भवन है, इसको नाम दे देते हैं ए बी, आपका बहुमंजिली भवन है कि शिखर से देखने से, यहां से कोई व्यक्ति देख रहा है, क्या देख रहा है, 8 मीटर ऊंचा भवन है। एक 8 मीटर ऊंचा भवन बना लीजिए, है ना। मान लिया जाए ये आपका सीडी जो है वो 8 मीटर इसकी भवन की ऊंचाई है। 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। शिखर और तल का, यानी कि यहां से यहां। अब देखिए, अवनमन कोण बनता किस, अवनमन कोण कहते किस पर, क्षैतिज रेखा, और नीचे जो देख रहे हैं तो क्षैतिज रेखा देखिए इसका ही है ना। तो अवनमन कोण, तो इसका तो अवनमन कोण कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो गया इसका अवनमन कोण। लेकिन ये नीचे तल का भी अवनमन कोण कह रहा है, यानी कि एक लाइन और यहां से निकली है बिल्कुल नीचे में, इसका अवनमन कोण कितना डिग्री है, ये पूरा जो है आपका कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। समझिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा था कि एक बहुमंजिली भवन है, तो बहुमंजिली भवन को हमने ए बी मान लिया, उसके शिखर से, शिखर उसका ए बिंदु है, उसके शिखर से एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर को और तल का, शिखर का और तल का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और कितना डिग्री है, 45 डिग्री। अभी जैसा कि मैंने पहले ही पेज पे ये बात बताया था, अवनमन कोण और उन्नयन कोण के बारे में चर्चा किया था। अब एक फिर से देखिए, अवनमन कोण देखिए कहां पे बन रहा है, ऊपर में बन रहा है ना, क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन को प्यारे बच्चों, है ना। डायग्राम में बोल रहा हूं, डायग्राम यदि बना लिए तो आपका काम हो गया। अब एक 9 क्लास में एक चीज सीखे थे, ध्यान रखिए, जेड का क्या फॉर्मूला है ना, इसको हम लोग बोलते हैं अंतःकांतर कोण। अंतःकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है, हम लोग क्लास 9 में सीखे हैं कि जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके अंतःकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये कुछ उसी प्रकार का फिगर है। जैसे इसको सबसे पहले, इसको यहां से ऐसे फिगर, इसको हम यहां से पहले मिला देंगे, इसको या इसका नाम दे दीजिए, इसको पी नाम दे दीजिए, ठीक है। तो ये आपका 30 डिग्री है, तो ये भी आपका कितना डिग्री हो जाएगा, अंतःकांतर कोण से 30 डिग्री हो जाएगा। और ये पूरा का पूरा 45 डिग्री है, तो ये भी आपका कोण कितना डिग्री हो जाएगा, आपका 45 डिग्री हो जाएगा। ये भी आपका अंतःकांतर कोण का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि ये रेखा और ये रेखा बिल्कुल पैरेलल है, ठीक है। तो इस तरह से अब इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में चल करके हम बाकी का काम कर सकते हैं। कहता है बहुमंजिली भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है और दोनों भवनों के बीच की दूरी निकालना है। तो सबसे पहले बहुमंजिली भवन की ऊंचाई निकाल लेना, पूरा ए बी की ऊंचाई निकाल लेना है और बी डी की भी क्या कर लेना है, ऊंचाई निकाल लेना है। तो आइए तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो है मेन चीज है उसको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे क्या, माना कि ए बी बहुमंजिली है ना, बहुमंजिली भवन है तथा सीडी क्या है, सीडी भवन है। दिया क्या क्या है, क्या क्या दिया, सीडी बराबर 8 मीटर दिया हुआ है, सीडी बराबर क्या दिया हुआ है, 8 मीटर, है ना। और बाकी हमने एंगल को इस कोण से दर्शाई दिया, तो फिर हम लोग त्रिभुज में डायरेक्ट चलेंगे। किस त्रिभुज में,
त्रिभुज एपीसी में चलेंगे। इसमें सबसे पहले समकोण त्रिभुज एपीसी में, तो एपीसी में थीटा कितना है पर बच्चों 30 डिग्री है। थीटा कितना है 30 डिग्री। तो थीटा जब 30 डिग्री है तो tan थीटा का प्रयोग करेंगे यहां से। tan 30 डिग्री बराबर अपना क्या हो जाएगा, एपी बटा क्या हो जाएगा, पीसी हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, एपी बटा आपका पीसी हो जाएगा। और tan 30 का मान कितना होता है 1 बटा √3। और ये आपका एपी बटा क्या हो गया पीसी। एपी बटा क्या हो जाएगा पीसी। इसको क्रॉस जब गुना कर लेंगे तो पीसी बराबर ओवरऑल आपका क्या हो जाएगा एपी और √3 हो गया, है ना। यहां से आप देख सकते हैं कि इस तरह से जब हम क्रॉस गुना किए तो आपका क्या हो जाएगा एपी बराबर पीसी बराबर हो जाएगा आपका एपी √3 हो गया। ये हम इस त्रिभुज में, फिर हम बड़े वाले त्रिभुज में चलते हैं, समकोण त्रिभुज एबीडी में चलते हैं। किसमें, समकोण त्रिभुज एबीडी में। क्या है एबीडी, देखिएगा एबीडी में थीटा 45 डिग्री है, तो यहाँ पे tan 45 डिग्री का प्रयोग है। tan का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको निकालना है बीडी और हमको ये है 90 डिग्री, कारण से हमको यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। तो tan 45 यानी थीटा, तो ये परपेंडिकुलर है, ए बी क्या हो जाएगा पूरा का पूरा लंब हो जाएगा। तो ये आपका ए बी बटा हम लिख सकते हैं बीडी लिख सकते हैं। ए बी बटा क्या लिख सकते हैं बीडी। tan 45 का वैल्यू प्यारे बच्चों 1 है होता है। और ए बी तो आपका ए बी में हम लिख सकते हैं एपी प्लस पीबी लिख सकते हैं। एपी और प्लस का क्या लिख सकते हैं, प्लस का पीबी लिख सकते हैं। और बाकी बीडी को बीडी रहने दीजिए यहां पे। आप देख सकते हैं 1 बराबर एपी को एपी रहना है। और प्लस में आप थोड़ा सा यहां देखिएगा तो ये बीसी डीसी जो है 8 मीटर है, तो पीबी भी 8 मीटर, क्योंकि ये देखने में आपको आयत लग रहा है और आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है बराबर होती है। तो ये 8 मीटर, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 8 मीटर हो जाएगा। और बटा में बीडी को भी देखिए, जब ये पूरा का पूरा फिगर आयत है तो बीडी और पीसी भी आपस में बराबर हो जाएगा। और पीसी अपना क्या दिया हुआ एपी √3 है, तो हम पीसी के जगह पे हम आराम से एपी √3 लिख सकते हैं। एपी √3, इसको क्रॉस गुना करिएगा तो क्या मिलेगा एपी √3 और बराबर एपी प्लस क्या मिलेगा 8। एपी को इस तरफ ले आइए तो हो जाएगा एपी √3 माइनस एपी और बराबर में क्या हो गया 8 आ गया, है ना। एपी को जब कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एपी जब कॉमन कर लेंगे तो आपका √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। तो इस तरह से आपका एपी बराबर क्या हो जाएगा 8 बटा √3 माइनस 1। अब एपी हमारा कितना निकल गया 8 बटा √3 माइनस 1 और पीबी कितना था 8 था, है ना। तो पूरा का पूरा बहुमंजिली भवन की ऊंचाई आपका एबी है, तो एपी और पीबी जोड़ देंगे तो हमारा काम, इसमें 8 यदि जोड़ देंगे तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा और सॉल्यूशन करने की जरूरत है। ऊपर नीचे √3 + 1 से क्या कर दीजिए, यहाँ पे हर का प्रमीकरण करना पड़ेगा। ठीक है, देख लीजिए √3 माइनस 1 का ये आपका फॉर्मूला बनता है। ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला क्या होता है, a + b × a - b होता है, यानी कि √3 का स्क्वायर और माइनस का 1 का स्क्वायर। और ये आपका क्या हो जाएगा 8 और √3 प्लस क्या हो जाएगा 1, 8 इंटू √3 + 1 और √3 से स्क्वायर कैंसिल, 3 में से गया 2 और 2 चौके 8, यानी कि 4 इंटू √3 + 1। तो √3 का वैल्यू 1.732 और प्लस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से देखिए तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 1.732 1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 2.732 आ जाएगा। और इसको जब 4 से जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 4 तिया 12 का 2 हाथ में 1, 4 7 28 है, 29 का 9 हाथ में 2 और 4 दूनी 8, 8 और 2 10। तो 10.928 ये एपी आया, लेकिन हमका पूरा का पूरा बहुमंजिली भवन था, है ना। इसको अगले पेज पे लेकर के जाते हैं। बहुमंजिली भवन क्या था देख सकते हैं, बहुमंजिली भवन की ऊंचाई क्या है, तो बहुमंजिली भवन की जो ऊंचाई है पूरा का पूरा एबी है, तो एबी में एपी और पीबी होगा, है ना।
ये आपका ए बी है, और ए बी में क्या लिखेंगे, एपी प्लस क्या लिखेंगे, एपी प्लस पीबी लिखेंगे। देखिए एबी और पीबी को जोड़ेंगे तब तो हमको एबी आएगा, और एपी का वैल्यू निकल गया 10.928 आया है, 10.928 आया है ना एपी का वैल्यू। और अपना पीबी जो है वो डीसी के बराबर है, तो पीबी का वैल्यू 8 है, तो 8 हम यहां पे रख देंगे, तो 8 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 10 8 18, 18.928 ये आपका बहुमंजिली भवन की क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा, है ना। और दूसरी चीज यहाँ पे क्या निकालना, दो भवनों के बीच की दूरी, तो दो भवनों के बीच की दूरी बीडी था, और बीडी को ही पीसी कहते हैं, तो एपी का जो वैल्यू निकल के आया है, ये जो एपी है उसमें √3 से गुना कर देंगे, है ना, तो ये आपका बहुमंजिली भवन ये दोनों बीच की क्या हो जाएगा, दूरी निकल जाएगा, यहां से हम निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, है ना। बस डायग्राम का खेला है, यदि आप डायग्राम इसमें बना लेते हैं तो क्वेश्चन बिल्कुल आपसे बनेगा, क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। मेन इसका डायग्राम है, डायग्राम को क्वेश्चन को पढ़ करके बनाने होते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एक नदी, देखिए एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। सबसे पहले एक नदी बनाना है इस तरह से, सबसे पहले एक नदी बनाइए इस तरह से, ठीक है। कहता है एक नदी पर एक पुल है, मान लिया जाए ए बी एक पुल है, ठीक है। ये नदी का किनारा है, ये नदी पे क्या है, पुल है। पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों का अवनमन कोण, देखिए ये पुल पर एक बिंदु है, इससे किनारा पर ये है और दूसरे किनारे पर ये है, इसका सम्मुख अवनमन कोण क्रमशः कितना डिग्री पर बच्चों, 30 डिग्री है, और इसका अवनमन कोण कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। और यदि पुल किनारे से 3 मीटर की ऊंचाई पर है ना, पुल की ऊंचाई दे रखा है, कितने मीटर ऊंचाई दे रखा है, पुल की ऊंचाई 3 मीटर दे रखा है, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना, नदी की चौड़ाई। तो सबसे पहले इसका नाम दे देते हैं, ए बी आपका पुल की ऊंचाई हो जाएगा, और ये सम्मुख बिंदु जो है वो आपका पी है, और यहाँ पे क्यू है। और नदी क्या है, नदी का एक किनारा पी है, दूसरा किनारा क्यू है, तो नदी की चौड़ाई आपका पी क्यू हो जाएगा। पी क्यू का मान निकाल लेना है। तो दोनों ही समकोण त्रिभुज में हम चलेंगे तो यहां से पी क्यू का मान निकल जाएगा, लेकिन चूंकि ये जब अवनमन कोण है, तो अवनमन कोण को एकांतर कोण से ये 30 डिग्री हो जाएगा, और ये 45 डिग्री है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा एकांतर कोण से। बाकी इसको बारी बारी से त्रिभुज में चल के हल कर लेंगे। सबसे पहले समकोण त्रिभुज एपी में एपीबी में चलेंगे, किसमें, सबसे पहले समकोण त्रिभुज एपीबी में। तो प्यारे बच्चों एपीबी में थीटा कितना डिग्री है, 30 डिग्री, थीटा कितना डिग्री है, 30 डिग्री। अब यहां पे समझना क्या है, समझना यह है कि आपका ये जो 3 दिया हुआ ये क्या दिया हुआ है, है ना। ये आपका थीटा 30 डिग्री दिया हुआ है, तो समकोण त्रिभुज में ये आपका थीटा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये आपका आधार हो जाएगा। तो पी और बी किसका देता रिलेशन, tan का, तो यहां से लिखेंगे tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, AB बटा क्या हो जाएगा, PB हो जाएगा। AB बटा क्या हो जाएगा, PB। और tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3, 1/√3। AB आपका 3 है, और PB कितना है, PB को PB रहने दीजिए, तो क्रॉस गुना करेंगे तो आपका ओवरऑल PB की लंबाई हो जाएगा 3√3 मीटर हो जाएगा। ये आपका समकोण त्रिभुज एपीबी में। उसी तरह से इस त्रिभुज में चलेंगे, समकोण त्रिभुज एबीक्यू में।
समकोण त्रिभुज ए बी क्यू में, इसमें थीटा कितना डिग्री पर बच्चों? 45 डिग्री है। tan 45 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे? आपको लिख देंगे एपी ए बी बटा बी क्यू। tan 45 का वैल्यू कितना है? 1 होता है ना। और ए बी आपका 3 है, ए बी कितना? 3 है, और बी क्यू आपका बी क्यू है, क्रॉस गुना कर देंगे तो बी क्यू बराबर आपका कितना हो जाएगा? 3 मीटर हो जाएगा। और पूरा देखा जाए तो नदी की चौड़ाई क्या है? पूरा पी क्यू है। नदी की चौड़ाई क्या है? पी क्यू है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं नदी की चौड़ाई बराबर, नदी की चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा? पी क्यू। और पी क्यू में क्या है? पी बी, और प्लस में क्या है? बी क्यू है। तब पी बी का वैल्यू कितना है? 3√3 और बी क्यू का वैल्यू कितना है? 3 है। आप इसको हल कर लीजिए, 3√3 कॉमन कर लेंगे और √3 प्लस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना। 3, या फिर आप इसको इतना भी छोड़ सकते हैं, तो इसको मान रख दे √3 का वैल्यू 1.732 और प्लस का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा? देखिए 3 इंटू 2.732, इसको गुना कर लेंगे तो 3 दूना 6, 3 3 3 7 21 के हाथ में 2, 3 दूनी 6, 6 2 8, 8.196 मीटर ये आपका क्या हो जाएगा? नदी की ओवरऑल क्या हो जाएगी? चौड़ाई हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों इसको देख लीजिए अच्छे से। कितना मैम? तो आई होप आज का क्लास आपको समझ में आ गया होगा। हाइट एंड डिस्टेंस त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग पे ये क्वेश्चन थे, है ना। बस इसको ध्यान में रखना पर बच्चों, इसी तरह से सारे के सारे क्वेश्चन आपको क्या होंगे? बनेंगे, है ना। तो आपको यहां तक भी छोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी आपका आंसर हो जाएगा, है ना। आंसर में इतना ही है, लेकिन यहां तक भी आप छोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपका बिल्कुल भी हो जाएगा। उसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है। चलिए, तो आज का क्लास हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे, है ना। आज का क्लास हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। अच्छे से इस चैप्टर को देखिए। ये चैप्टर प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ये आपको बोर्ड में, बिहार बोर्ड में 5 नंबर देने वाला ये चैप्टर है, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन 5 नंबर का आता है। तो अच्छे से इसको समझना है, जो एक एक बात को आपको ध्यान से समझना है ना। और आप अपने कॉपी पे नोट डाउन करते चलिए। आज मैं आपका प्रश्नावली 9.1 का एग्जाम्पल क्वेश्चन का सॉल्यूशन किए। अगले क्लास में, अगले वीडियो में आपको इसके पूरे के पूरे एक्सरसाइज का क्वेश्चन को बारी बारी से हम आपको समझाते हुए बिल्कुल सरल शब्दों में आपको हम लेकर के चलेंगे। तो चलिए, आशा करता हूं कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। आई होप यदि अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिए प्यारे बच्चों, और क्लास को शेयर करिए। थैंक यू, मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।